पहले चरण का पंचायत चुनाव संपन्न होने के बाद बाकी बचे निर्वाचन क्षेत्रों में प्रचार तेज। दूसरे चरण के चुनाव के लिए पुलिस प्रशासन मुस्तैद, सीमावर्ती क्षेत्रों पर खास नजर। रांची में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना अंतर्गत बनहौरा में 180 किफायती आवासों में लाभार्थियों का हुआ गृह प्रवेश, जताया आभार की प्रशंसा। पलामू में बारात से लौटने के क्रम में हुसैनाबाद थाना क्षेत्र में अनियंत्रित होकर नहर में गिरी कार, 5 की मौत, 2 घायल। और भारत ने थॉमस कप के फाइनल में 14 बार के चैंपियन इंडोनेशिया को हराकर रचा इतिहास। प्रधानमंत्री ने दी बधाई। खेल मंत्रालय की ओर से 1 करोड़ नकद पुरस्कार की घोषणा। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं सरोज झा और अब समाचार विस्तार से। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर कल नेपाल के लुम्बिनी के आधिकारिक दौरे पर जाएंगे। लुम्बिनी में प्रधानमंत्री पवित्र मायादेवी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। साथ ही वो लुम्बिनी डेवलपमेंट ट्रस्ट द्वारा आयोजित बुद्ध जयंती कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे। श्री मोदी अपनी यात्रा के दौरान लुम्बिनी मठ क्षेत्र में बौद्ध संस्कृति और विरासत केंद्र के निर्माण के लिए शिलान्यास कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। दोनों प्रधानमंत्री द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि नेपाल के साथ हमारे संबंध अद्वितीय हैं। भारत और नेपाल के बीच सभ्यतागत और लोगों के आपसी संपर्क हमारे घनिष्ठ संबंधों को स्थायित्व प्रदान करते हैं। मेरी यात्रा का उद्देश्य समय के साथ मजबूत हुए इन संबंधों का उत्सव मनाना तथा इन्हें और प्रगाढ़ करना है, जिन्हें सदियों से प्रोत्साहन मिला है और जिन्हें हमारे आपसी मेलजोल के लंबे इतिहास में दर्ज किया गया है। प्रथम चरण का पंचायत चुनाव संपन्न होने के बाद त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के सिलसिले में बाकी बचे निर्वाचन क्षेत्रों में प्रचार और जनसंपर्क अभियान तेज हो गया है। इस बीच दूसरे चरण का मतदान आगामी 19 मई को कराया जाएगा, जबकि वोटों की गिनती 22 मई को होगी। तीसरे चरण के सिलसिले में 24 मई को वोटिंग होगी और मतगणना 31 मई को कराई जाएगी। चौथे और आखिरी चरण का मतदान आगामी 27 मई को होगा और वोटों की गिनती 31 मई को कराई जाएगी। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए सभी संबंधित क्षेत्रों में व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। आदर्श चुनाव आचार संहिता का भी सख्ती से अनुपालन कराया जा रहा है। इस बीच पुलिस प्रशासन त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए काफी गंभीर दिख रहा है। गिरिडीह में भी जिला प्रशासन का सारा फोकस द्वितीय चरण के मतदान पर टिक गया है। द्वितीय चरण में गिरिडीह के वैसे नक्सल प्रभावित इलाकों में चुनाव होना है जिसकी सीमाएं बिहार राज्य से लगती हैं। जिले के पुलिस अधीक्षक अमित रेणु और बिहार की पुलिस के बीच सुरक्षा प्रबंध को लेकर उच्च स्तरीय बैठक भी हो चुकी है। द्वितीय चरण का मतदान 19 तारीख को होना है। गाँव तीसरे इत्यादि जो प्रखंड हैं हमारे, जो बिहार बॉर्डर से लगते हैं, थोड़ा चैलेंजिंग है एरिया, परंतु वहाँ पे नक्सल एवं नॉन नक्सल एरिया को चिन्हित किया गया है। विधिवत रूप से उसमें जो फोर्सेस हैं पर्याप्त मात्रा में वहाँ पे। इधर रांची में पहले चरण के पंचायत चुनाव को लेकर 14 मई को 4 प्रखंडों में मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो गई है। अब दूसरे चरण के मतदान की तैयारी जोरों पर है। दूसरे चरण में 5 प्रखंडों कांके, नगड़ी, इटकी, बेड़ो और लापुंग में 19 मई को चुनाव होना है, जिसके लिए पोलिंग टीम का प्रशिक्षण शुरू हो गया है। ये ट्रेनिंग कल भी दी जाएगी। इस बीच जिन क्षेत्रों में पहले चरण में मतदान हुआ है वहां परसों वोटों की गिनती कराई जाएगी। साहिबगंज जिले में प्रथम चरण की मतगणना के लिए प्रत्याशियों एवं अभिकर्ताओं को मतगणना की व्यवस्था, स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था, पुलिस बल की तैनाती एवं अन्य निर्वाचन कार्यप्रणाली से संबंधित आवश्यक जानकारियां उपलब्ध कराई गई हैं। साहिबगंज जिला में जैसा कि आपको पता है, प्रथम चरण का चुनाव कल 14 मई को खत्म हुआ है। उसके बाद में रात्रि लगभग 10:30 बजे सभी मतपेटिका
और जो भी स्टेचुरी और नॉन स्टेचुरी कागज है वो सब जमा हो गए हैं और हम लोगों ने स्ट्रांग रूम सील कर दिया है। उस समय भी कुछ प्रत्याशी और कुछ उनके अभिकर्ता यहाँ उपस्थित थे। फिर भी हम लोगों ने आज जितने भी प्रत्याशी हैं और या उनके अभिकर्ता उन सबको बुलाया था, उनको ब्रीफ करने के लिए कि काउंटिंग किस प्रकार की जानी है और स्ट्रांग रूम की सिक्योरिटी का क्या क्या हम लोगों ने अरेंजमेंट किया है, सभी प्रत्याशियों को बता दिया गया है। सभी प्रत्याशी सिक्योरिटी अरेंजमेंट और काउंटिंग अरेंजमेंट से संतुष्ट है, किसी को कोई संशय नहीं है। सीसीटीवी कैमराज सब जगह लगे हुए हैं प्रत्येक उस पर, और फोर्स भी जो प्रचुर मात्रा में जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग लगी है। राजीव कुमार ने आज देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। वे देश के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर कार्य करेंगे। राजीव कुमार ने सुशील चंद्रा की जगह ली है। की भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। उन्होंने 1 सितंबर 2020 को चुनाव आयोग में चुनाव आयुक्त के रूप में कार्यभार संभाला था। 19 फरवरी 1960 को जन्मे और बीएससी, एलएलबी, पीजीडीएम और एमए पब्लिक पॉलिसी की अकादमिक डिग्री हासिल करने वाले राजीव कुमार के पास भारत सरकार की 36 साल से अधिक की सेवा का विशाल अनुभव है, और जिन्होंने विभिन्न मंत्रालयों में काम किया है। गौरतलब है कि मौजूदा सीईसी सुशील चंद्रा का कार्यकाल 14 मई को पूरा हो गया है। आईएएस पूजा सिंघल प्रकरण में ईडी की जांच का दायरा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। जहां एक तरफ ईडी पूजा सिंघल को 5 दिनों के रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर ईडी द्वारा आज जेएमएम से निष्कासित पूर्व कोषाध्यक्ष रवि केजरीवाल से पूछताछ की गई। इधर भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने झारखंड में माइनिंग अफसरों के भ्रष्ट आचरण पर तीखा हमला बोला और हेमंत सोरेन सरकार को कटघरे में खड़ा किया। श्री मरांडी ने कहा कि जल, जंगल और जमीन बचाने की दुहाई देकर सत्ता में आई हेमंत सरकार ने जनता को ठगने का काम किया है। इस बीच भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने भी रांची में एक प्रेस वार्ता कर इस मुद्दे पर सरकार को घेरा। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है। श्री प्रकाश ने यह भी कहा कि इस मुद्दे पर भाजपा सड़क पर उतरेगी। भ्रष्टाचार हावी था और लोकतंत्र खतरे में था। जनता की उम्मीदों पर पानी फेरने वाली सरकार। झारखंड समेत देश भर में कोरोना से जंग जारी है और लगातार कोरोना वीरों को इस खतरनाक वायरस पर विजय मिल रही है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 2487 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस अवधि में 2878 लोग संक्रमण मुक्त भी हुए हैं। देश भर में फिलहाल कोरोना के 17,692 सक्रिय मामले शेष हैं और रिकवरी रेट 98.74% है। इधर झारखंड में कोरोना की रफ्तार में कमी देखी जा रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान कुछ कोरोना वीरों ने जिंदगी की जंग जीती, जबकि कुछ नए संक्रमितों की भी पहचान हुई। देश में कोरोना शिकस्त देने में टीकाकरण अभियान भी बेहद कारगर सिद्ध हुआ है और अब तक 191 करोड़ 32 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत आज रांची के बनहोरा में नवनिर्मित 180 फ्लैट में लोगों ने गृह प्रवेश किया। केंद्र सरकार के सहयोग से घर का सपना साकार होने पर लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया। केंद्र सरकार की पहल पर प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत झारखंड समेत देश भर में जरूरतमंद परिवारों के बीच आवास मुहैया कराया जा रहा है। इस योजना के तहत निर्मित 180 फ्लैट में आज सामूहिक रूप से लोगों को घर की चाबी सौंपी गई और गृह प्रवेश कराया गया। रेंट में थे, लेकिन आज हम लोग को अपना घर का चाबी मिल गया। इससे हम लोग बहुत खुश हैं कि अब हम लोग को रेंट पे नहीं रहना है और अपना घर हो गया। सबसे बड़ा सपना अपना घर होता है। हम लोग साधारण आदमी का घर एक सपना रहता है और हम लोगों को आवास अपना मिला, ये सपना पूर्ण होने के समान है। प्रधानमंत्री जी के सहयोग के द्वारा हम लोगों को मिला है आवास।
घर का सपना साकार होने पर लोगों के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। रांची के जावेद अख्तर और उनकी पत्नी तरन्नुम को इस बात की अधिक खुशी है कि उन्हें अब किराए के मकान में नहीं रहना पड़ेगा और वे खुद अब घर के मालिक बन गए हैं। पहले हम लोग किराए पे रहते थे और गरीब वर्ग से ताल्लुक रखते हैं, अब भूमिहीन भी थे। ये तो प्रधानमंत्री शहरी योजना के तहत जो मकान मिला, इसे एक अपना मकान हो गया, एक मकान का मालिक कहलाने लगे। नहीं तो किराएदार थे, बहुत सारा कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता था। है कि पहले मेरा किराए का मकान था, बहुत दिक्कत होता था। मेरे 4 बच्चे हैं, कभी यहाँ जाना पड़ता था, कभी वहाँ जाना पड़ता था। अब बहुत खुशी लग रहा है कि अपना घर हो गया है, हम अपना घर का मालिक कहलाएंगे कि मेरा अपना घर है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिलने से लोगों को इस बात की भी अधिक खुशी है कि उनका आप अपना एक स्थायी पता हो गया है। किराए के घर में रहने के कारण समय समय पर उन्हें अपना घर और पता भी बदलना पड़ता था। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अपना घर हम लोग का हो गया और हम लोग किराए के मकान पे रहते थे और भी मुझे मेरे सास के इस तरफ से मिला है, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश, बहुत ज़्यादा। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हम लोग को बनौरा में हाउसिंग एक घर प्राप्त हुआ है और इससे हम लोग बहुत खुश हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी और ग्रामीण इलाकों में बड़े पैमाने पर आवास निर्माण और आवंटन का कार्य लगातार जारी है। इस योजना के तहत लोगों को पक्के मकान का लाभ मिल रहा है। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। डॉक्टर मानिक साहा ने आज त्रिपुरा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने अगरतला में राजभवन में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। डेंटल सर्जन से नेता बने डॉक्टर माणिक साहा त्रिपुरा से राज्यसभा के एकमात्र सांसद हैं और त्रिपुरा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। साहा को शनिवार को भाजपा विधायक दल के नेता के रूप में चुना गया और फिर राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य से वो मिले और सरकार बनाने का दावा पेश किया। डॉक्टर साहा को अगले 6 महीने के भीतर राज्य विधानसभा के लिए चुना जाना है। पलामू में बारात से लौटने के क्रम में एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिससे 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हो गए, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नवीनगर जपला मुख्य पथ पर हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के अकौनी गांव में कार के अनियंत्रित होकर नहर में गिरने से ये हादसा हुआ। राज्य में गर्मी का प्रकोप फिर बढ़ गया है। गिरिडीह समेत राज्य के उत्तर पश्चिमी इलाके में लू की चपेट में है। पिछले 24 घंटे के दौरान डाल्टनगंज में अधिकतम तापमान 45.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इस अवधि में हालांकि छिटपुट स्थानों पर हल्के दर्जे की बारिश भी हुई है। सरायकेला खरसावां के निमडीह में सर्वाधिक 12.8 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने बताया है कि अगले 2 से 3 दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी हो सकती है। राज्य के कई इलाकों में 21 मई तक मध्यम दर्जे की बारिश, आंधी और वज्रपात की भी आशंका है। उत्तर पश्चिमी इलाके में हालांकि 17 मई तक लू का प्रकोप बना रह सकता है। इधर देश के अनेक हिस्सों में जोरदार गर्मी से लोग परेशान हैं। इधर झारखंड हाईकोर्ट में ग्रीष्मकालीन अवकाश की घोषणा के बाद कल से वेकेशन कोर्ट बैठेगी। वेकेशन कोर्ट में मामलों की सुनवाई 3 जून तक होगी। इस वेकेशन कोर्ट में आवश्यक मामलों समेत क्रिमिनल पिटीशन और अग्रिम जमानत के मामलों की सुनवाई होगी। इस संबंध में हाईकोर्ट के महानिबंधक के हस्ताक्षर से अधिसूचना जारी की गई है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने आज रांची में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह सांसद दीपक प्रकाश के आवास पर भाजपा युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात की। इस दौरान समसामयिक मुद्दों पर बातचीत हुई। लातेहार में नक्सलियों ने कायरता दिखाते हुए निर्माण कार्य में लगी एक कंपनी के 9 वाहनों को आग के हवाले कर दिया। घटना के जिम्मेवार नक्सलियों की धरपकड़ की कोशिश जारी है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत रांची के पहाड़ी मंदिर प्रांगण में 1 दिवसीय निःशुल्क योग शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और योग के प्रचार प्रसार पर बल दिया।
धनबाद की गुही बांध के पास झड़प में हुई एक व्यक्ति की मौत के बाद दोषियों की गिरफ्तारी, सजा तथा मुआवजा की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने कतरास थाना चौक को जाम कर जमकर नारेबाजी की। बोकारो जिला अंतर्गत बेरमो थाना प्रभारी के एक अंगरक्षक की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। फुसरो जैना मोड़ मुख्य मार्ग पर एक वाहन की चपेट में आने से यह हादसा हुआ। चेन्नई में संपन्न राष्ट्रीय मास्टर्स एथलेटिक्स में जमशेदपुर के अवतार सिंह ने जेवलिन में स्वर्ण एवं एसके तोमर ने हैमर थ्रो में स्वर्ण और डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक जीता है। इन दोनों खिलाड़ियों ने जमशेदपुर में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा से मुलाकात की। इस दौरान श्री मुंडा ने उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दी। जमशेदपुर की समाजसेवी सह फिल्म प्रशंसक पप्पू सरदार और अन्य लोगों ने आज केक काटकर बॉलीवुड अभिनेत्री माधुरी दीक्षित का जन्मदिन मनाया और सुरों की मल्लिका लता मंगेशकर के नाम पर स्मृति सिक्का जारी करने की मांग की। साहिबगंज में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रथम चरण की मतगणना से पूर्व प्रशासनिक अधिकारियों ने राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में प्रत्याशियों और अभिकर्ताओं को मतगणना की व्यवस्था, स्ट्रांग रूम की सुरक्षा, पुलिस बल की तैनाती समेत जानकारियां उपलब्ध कराईं। हूल विद्रोह के महान क्रांतिवीर अमरवीर शहीद चानको महतो का आज शहादत दिवस मनाया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो समेत अनेक राजनेताओं ने उनको नमन किया। ये सच है कि जीवन तो ईश्वर देता है, लेकिन ईश्वर ने अपने कुछ बंदों को ऐसा हुनर दिया है कि वे निर्जीव वस्तुओं में भी जान डाल देते हैं। रांची के अनूप कुमार विश्वकर्मा एक ऐसी ही शख्सियत हैं। इनके हाथों का जादू बेजान लकड़ियों पर चलता है तो वे बोल पड़ती हैं। रांची के अनूप कुमार विश्वकर्मा भी उन्हीं कलाकारों में से हैं जिन्हें तारीफें तो खूब मिली, लेकिन उनकी कला का सही मोल नहीं मिला। बीते कई दशकों से अनूप बेजान लकड़ियों में जान फूंकने का काम कर रहे हैं। इस आर्ट को वुडन कार्विंग आर्ट बोलते हैं, जिसमें मूर्तिकारी, पच्चीकारी, बहुत सारा डिजाइन होता है, वही सब होता है। और इसमें मैंने बनाने का सिर्फ शौक रहा है हमको, और बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं बोल सकते हैं। इसमें हम बहुत सारे एग्जीबिशन वगैरह भी लगाए हैं, लेकिन पब्लिक का बहुत ज़्यादा कोई रिस्पॉन्स नहीं नज़र आता है, क्योंकि बहुत टाइम टेकिंग जॉब है और इसमें पैसा उतना नहीं मिल पाता है। अनूप को लकड़ियों की मूर्तियां बनाने का शौक बचपन से ही था, लेकिन इन्होंने कभी इसका कोई प्रशिक्षण नहीं लिया। बकौल अनूप, असली कलाकार वही होता है जो लोगों की आलोचना से भी बहुत कुछ सीखता है। प्रशंसक जब उनकी कारीगरी में कोई नुस्ख निकालते हैं तो उन्हें अपनी कला को और निखारने का मौका मिलता है। ये तो हमारा सही गुरु महाराज जो बोलिए प्रशंसक लोग ही है। उन लोग जैसे जैसे हमको बोलते कि हम इसमें कोशिश करते हैं कि सुधार करें, और जितना ज़्यादा हम किसी भी आर्टिकल को बनाने के पहले उस आर्टिकल को बहुत डीपली हम देखते हैं कि उसमें कहाँ कहाँ कमियाँ या विशेषता जो हम निखार सकते हैं, उसको उसी को निखारने का प्रयास करते हैं। प्रशंसा से भले ही पेट न भरता हो, लेकिन आगे बढ़ने का हौसला जरूर मिलता है। अनूप को जानने वाले गाहे बगाहे उनके वर्कशॉप पर आते ही रहते हैं और उनकी कला की तारीफ किए बिना नहीं रहते। एकदम जीवन सार्थकता लगता है। अब जैसे देख लीजिए इसी तस्वीर को, प्योर नेचुरल 110%, या ये महात्मा बुद्ध जी, एक एक चीज जो है तो इसमें इतना इंग्रेविंग बढ़िया किया है। कान की बनावट, नाक का, आँख का, ये सब बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने किया है। राजधानी रांची से लेकर राजधानी दिल्ली तक अब तक कई एग्जीबिशन और दूसरे कई मौकों पर अनूप की कलाकृतियों की जमकर वाहवाही हुई, लेकिन लगता है कि अनूप को अभी भी अपने सही कदरदान की तलाश बाकी है। दूरदर्शन समाचार के लिए रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। बाबा नगरी देवघर में स्वास्थ्य विभाग ने श्रावणी मेला की तैयारियों को लेकर अपनी कवायद शुरू कर दी है। देवघर सिविल सर्जन डॉक्टर सीके शाही और रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष जितेश राजपाल ने देवघर पुराने सदर अस्पताल में ब्लड बैंक का निरीक्षण किया और जरूरी हिदायतें दी। सिविल सर्जन ने बताया कि श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में बाबा नगरी में आगमन की संभावना को देखते हुए नए सदर अस्पताल के अलावा पुराने सदर अस्पताल में भी 30 बेड का एक अस्पताल चलाया जाएगा। सेंटर का के जो है था, हालांकि उस साल भी जो है मेजर सर्जरी जो है वहीं होता था, ताकि दो जगह एक साथ उतने संसाधन और मानव और सब चीज़ उपलब्ध कराना दिक्कत है।
तो इस जगह तो एक अस्पताल का 50 बेड अस्पताल तो चलेगा ही, साथ में यहाँ ब्लड बैंक है, डायरिया वगैरह होगा तो आई हॉस्पिटल के नीचे बनेगा। इस मौके पर रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष जितेश राजपाल ने जिले के सिविल सर्जन को डोनर कार्ड की व्यवस्था करने तथा अन्य जिलों की तर्ज पर रक्त उपलब्धता के अपडेट के लिए ऑनलाइन ऐप की व्यवस्था करने का सुझाव दिया। कोरोना मामलों के थमने के बाद बाबा नगरी देवघर में इस बार के श्रावणी मेला में रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। भारत ने थॉमस कप के फाइनल में 14 बार के चैंपियन इंडोनेशिया को हराकर इतिहास रच दिया है। भारत ने 73 साल में पहली बार इस प्रतिष्ठित खिताब को अपने नाम किया, जिसके साथ ही भारत इस खिताब को जीतने वाला छठा देश बन गया है। खिताबी मुकाबले में किदाम्बी श्रीकांत और लक्ष्य सेन की भारतीय बैडमिंटन टीम ने इंडोनेशिया को 3-0 से हराया। एंथनी जिनटिंग के खिलाफ जीत दर्ज की। लक्ष्य ने पहला गेम हारने के बाद वापसी करते हुए मैच 8-21, 21-17, 21-16 से अपने नाम किया। इसके साथ भारत ने मुकाबले में 1-0 की बढ़त बना ली। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थॉमस कप का खिताब जीतने पर भारतीय बैडमिंटन टीम को बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि ये जीत उभरते खिलाड़ियों को प्रेरणा देगी। उन्होंने कहा कि भारत के थॉमस कप जीतने से पूरा देश उत्साहित है। इधर केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने पहली बार प्रतिष्ठित थॉमस कप जीतकर इतिहास रचने वाली भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम को आज 1 करोड़ रुपए के पुरस्कार की घोषणा की। टीम ने आज इतिहास रचा है। 73 सालों में पहली बार थॉमस कप जीतकर एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया है। मैं अपनी ओर से और सभी देशवासियों की ओर से सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इसमें 14 बार की चैंपियन इंडोनेशिया को तो 5 बार की चैंपियन मलेशिया और डेनमार्क को भी हराया है। ये छोटी नहीं, बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी के लगातार प्रयास, उनकी योजनाएं, जो खिलाड़ियों को प्रशिक्षण भी देने का काम, सुविधाएं देने का काम, मनोबल बढ़ाने का काम समय समय पर किया है और हमारे खिलाड़ियों ने भी पूरी ताकत लगाकर एक के बाद दूसरा चैंपियनशिप जीतने का काम किया। मैं अपनी ओर से और खेल मंत्रालय की ओर से 1 करोड़ रुपए का नकद पुरस्कार, कैश प्राइज टीम इंडिया के लिए घोषित करता हूं थॉमस कप जीतने पर। और मुझे पूर्ण आशा है कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के जो प्रयास हैं, हमारे खिलाड़ी अपनी मेहनत के साथ ऐसे और टूर्नामेंट जीतेंगे और मेडल जीतेंगे और तिरंगे की आन बान शान को और बढ़ाएंगे। गोवा में आयोजित 12वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय सब जूनियर पुरुष चैंपियनशिप में हॉकी झारखंड टीम उपविजेता बनी है। आज खेले गए फाइनल मैच में झारखंड की टीम गोल करने में असफल रही और हॉकी उत्तर प्रदेश की टीम ने झारखंड के ऊपर 3 गोल दागकर खिताब अपने नाम कर लिया। दिग्गज ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर एंड्रयू साइमंड्स का कार दुर्घटना में निधन हो गया है। रविवार की सुबह क्रिकेट प्रेमियों को निराश करने वाली रही। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर एंड्रू साइमंड्स के निधन की खबर ने समूचे खेल जगत को हिलाकर रख दिया। बताया जा रहा है कि शनिवार रात टाउन्सविले में उनकी कार सड़क से उतरी और कार दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। एंड्रू साइमंड्स के निधन के बाद उनके प्रशंसकों समेत खेल जगत में शोक की लहर है। दिग्गज क्रिकेटर एंड्रू साइमंड्स 1998 से 2009 के बीच ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम का हिस्सा थे। इस दौरान स्टीव वा और बाद में रिकी पॉन्टिंग की अगुवाई में कंगारू टीम अजय मानी जाती थी। अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर के दौरान साइमंड्स ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 26 टेस्ट, 198 वनडे और 14 T20 मुकाबले खेले। अपने करियर के दौरान खेले गए टेस्ट मैचों में उनके नाम 1462 रन, वनडे में 5088 रन और T20 में 337 रन दर्ज हैं। इतना ही नहीं, क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में उन्होंने कुल 165 विकेट भी चटकाए। उन्हें फील्ड पर आक्रामक अंदाज और शानदार फील्डिंग के लिए भी जाना जाता था। अपने करियर के दौरान एंड्रू साइमंड्स ऑस्ट्रेलिया की वनडे टीम के स्थायी सदस्य रहे। वे रिकी पॉन्टिंग की अगुवाई में साल 2003 में एक दिवसीय विश्व कप, साल 2006 में ICC चैंपियंस ट्रॉफी और साल 2007 में एक दिवसीय विश्व कप जीतने वाली टीम के सदस्य थे। पहली बार एक दिवसीय विश्व कप में मौका मिलने पर साइमंड्स ने पाकिस्तान के खिलाफ 6ठे नंबर पर उतरकर नाबाद 143 रनों की धुआंधार पारी खेली थी।
इस पारी के बाद वे अगले 6 साल के लिए टीम के सबसे भरोसेमंद ऑलराउंडर बन गए। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के अलावा एंड्रू साइमंड्स आईपीएल के शुरुआती संस्करण 2008 में डेक्कन चार्जर्स का हिस्सा भी रहे। उन्होंने साल 2009 में एडम गिलक्रिस्ट की अगुवाई में आईपीएल खिताब भी जीता। साल 2009 के आईपीएल के फाइनल में उन्होंने 21 गेंदों में 33 रन बनाए थे। इसके अलावा उन्होंने इस मैच में 2 विकेट भी लिए। हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट ने महान स्पिनर शेन वॉर्न को भी खोया था। इसके बाद दिग्गज क्रिकेटर एंड्रू साइमंड्स का जाना ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़ी क्षति है। केंद्र सरकार ने कहा है कि गेहूं की बढ़ती कीमतों को देखते हुए इसके निर्यात को नियंत्रित करने का निर्णय किया गया है। सरकार ने आश्वस्त किया है कि देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली सुचारू रूप से काम करती रहेगी। खाद्य और उपभोक्ता कार्य सचिव सुधांशु पांडे ने कल नई दिल्ली में कहा कि सार्वजनिक वितरण व्यवस्था देश की खाद्य सुरक्षा और संरक्षा नेटवर्क का आधार है। इसके अंतर्गत लगभग 81 करोड़ 35 लाख लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। सरकार ने भी अपनी तरफ से साफ किया है कि देश में गेहूं का पर्याप्त भंडार है और खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखने के लिए ये फैसला किया गया है। This decision had to be taken essentially in view of the price rise that was happening, and as you know, these days in several areas the inflation is also imported along with the price, global prices. अधिसूचना में कहा गया है कि गेहूं की निर्यात नीति में संशोधन देश की समग्र खाद्य सुरक्षा के प्रबंधन और पड़ोसी देशों और अन्य कमजोर देशों की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया गया है। देशों को उनकी खाद्य सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए और उनकी सरकार के अनुरोध के आधार पर सरकार द्वारा दी गई अनुमति के आधार पर भी निर्यात की अनुमति दी जाएगी। गेहूं और आटे की स्थानीय कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई है। भारत ने रूस यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर वैश्विक दरों में लगभग 40% की बढ़त के बाद अनाज के निर्यात में वृद्धि की है। गेहूं खरीद के लिए एमएसपी 2015 रुपए प्रति क्विंटल है। सरकार की गेहूं खरीद लगभग 55% गिरी है क्योंकि खुले बाजार की कीमतें एमएसपी से अधिक हैं। कई कारकों के कारण गेहूं की वैश्विक कीमतों में अचानक वृद्धि हुई है और सरकार खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। India's credibility as a reliable supplier who doesn't walk back or renege on any contract is maintained. I think that's the other important point. So this actually serves three purposes. A, it maintains the food security for the country. B, it helps others who are in distress. And mind you, although there are new countries which are actually in the market for buying wheat, these are people who traditionally bought from Ukraine and Russia, people like Egypt, Turkey, large parts of North Africa, etc. Very few of them actually have bought from India. And lastly, as I said, our reliability as a supplier is being maintained by not reneging on any existing contract. So, और आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। पहले चरण का पंचायत चुनाव संपन्न होने के बाद बाकी बचे निर्वाचन क्षेत्रों में प्रचार तेज। दूसरे चरण के चुनाव के लिए पुलिस प्रशासन मुस्तैद, सीमावर्ती क्षेत्रों पर खास नजर। रांची में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना अंतर्गत बनहौरा में 180 किफायती आवासों में लाभार्थियों का हुआ गृह प्रवेश, जताया आभार की प्रशंसा। पलामू में बारात से लौटने के क्रम में हुसैनाबाद थाना क्षेत्र में अनियंत्रित होकर नहर में गिरी कार, 5 की मौत, 2 घायल। और भारत ने थॉमस कप के फाइनल में 14 बार के चैंपियन इंडोनेशिया को हराकर रचा इतिहास। प्रधानमंत्री ने दी बधाई। खेल मंत्रालय की ओर से 1 करोड़ नकद पुरस्कार की घोषणा।